हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की सीरीज करा रहे हैं, जिसमें आज का प्रैक्टिस सेट 5 है। आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर रायबरेली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इसमें पूछा गया एशियाई खेल 2018 में महिला वर्ग में 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में सुधा सिंह ने रजत पदक जीता। सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से संबंधित है। यह उनका खेलों में दूसरा पदक है। बाधा दौड़ के 3000 मीटर को उन्होंने 90 मिनट 40.3 सेकंड का समय लेकर रजत पदक प्राप्त किया। इससे पहले इन्होंने वर्ष 2010 में चीन के ग्वांगझू में हुए एशिया में भी स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया। स्वतंत्र होने पर वर्ष 1947 में बनारस, रामपुर और टिहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंसेस में मिला दी गईं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उत्पाद के रूप में चुना गया। यह किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद में चुना गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद परियोजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन एवं पौष्टिक काला नमक चावल, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी कपड़े पर जरी जरदोजी का नाम आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका राइट आंसर है एटा जिले में सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासक देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी तथा फारसी को एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है फौजाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फौजाबाद वर्तमान में अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी बेगम उम्मातुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायकों को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? पूछा है किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को? इसका राइट आंसर है गिरिजा देवी को अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। गिरिजा देवी 1929 से 2017 सेनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। वे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का गायन करती थीं। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बड़ा योगदान है। गिरिजा देवी के शिष्यों द्वारा उन्हें सम्मान और प्यार से अप्पा जी के नाम से पुकारा जाता था, जो उनका उपनाम बन गया। गिरिजा देवी को वर्ष 2016 में पद्म विभूषण एवं वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है नाथ से संबंधित है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। इसके संस्थापक गुरु मत्स्येंद्र नाथ मध्यंतर नाथ हैं। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी नाथ, अवधूत, कौल तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में उपाध्याय, गोस्वामी, गोसाई आदि नामों से जाना जाता था। नाथ संप्रदाय को स्पष्ट रूप से आगे ले जाने में गुरु गोरखनाथ का स्थान महत्वपूर्ण रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका राइट आंसर महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सीमा नेपाल से लगती है। ये जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। इन जिलों की 579 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा इस निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहना और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। इसका राइट आंसर है श्री गोविंद सिंह, जो सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करवाई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। खालसा सिख धर्म के विधिवत शिक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम पंच प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा बनवाया तथा उन पंच प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा महिमा में खालसा को कालपुरख की फौज पद से नवाजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? इसका राइट आंसर है 4.40 मिलियन टन। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2017 से 18 में 8.40 मिलियन टन सोने की खरीद की है। लगभग 9 वर्ष बाद केंद्रीय बैंक ने पहली बार इतना सोना खरीदा है। RBI की 2017 से 18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उसके पास 3 जून 2018 को 566.23 मिलियन टन सोना था। वही 30 जून 2017 को स्वर्ण भंडार 557.77 मीट्रिक टन था। इस एक वर्ष के दौरान सोने के भंडार में 8.40 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारण के नाम से की थी? श्री गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत में आनंद कारण के नाम से की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। श्री गुरु अमरदास ने सिखों की विवाह पद्धति आनंद कारज के नाम से प्रारंभ की। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य गुरु रामदास से कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। सांख्यिकी क्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व के कुल फल उत्पाद का 12.6% भाग उत्पादित करता है और विश्व के फल उत्पादन में उसका दूसरा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन चीन में होता है। भारत में राज्यों की दृष्टि से पहले 5 फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि लगभग क्या थी? इसका राइट आंसर है 156.80 बिलियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत का व्यापार घाटा 156.80 बिलियन डॉलर था। देश के निर्यात में सितंबर 2018 में वार्षिक आंकड़ों के आधार पर 2.15% की गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 2017 के सितंबर में डॉलर के संदर्भ में 26% को उच्च तेजी दर्ज की गई थी, क्योंकि GST लागू होने से पहले कीमतों में काफ़ी कटौती की गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? इसका राइट आंसर है 1972 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर मूल अधिकारों को सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे पूछा गया ऐसे कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये सही है। इसका राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, सही है ये। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, संविधान के भाग 6 में राज्य शासक के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान बताते हैं कि संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये देखते हैं, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विभिन्न मंत्रियों के स्तर और उनकी संख्या का निश्चय भी प्रधानमंत्री करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रियों को उनके पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इसका राइट आंसर है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये इसका गलत है क्योंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे। और इसमें पूछा फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये इसका गलत है क्योंकि फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। और इसमें पूछा APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इसका गलत है। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद तेलंगाना के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश के निवासी हो गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन मात्र 23 वर्ष की आयु में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय उपकुलपति भी रहे। वर्ष 1962 में वे भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? इसका राइट आंसर है अम्मान, जो जॉर्डन की राजधानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। अम्मान जॉर्डन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है तथा अपने देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में खड़ा है। जॉर्डन का अधिकांश भाग रेगिस्तान से घिरा है, विशेष रूप से अरब मरुस्थल। जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? इसका राइट आंसर है टोगरोक मंगोलिया की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, मंगोलिया की मुद्रा को टोगरोक या टोगरोक कहते हैं। इसकी राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया की जनसंख्या 29 लाख है। मंगोल भाषा इसकी आधिकारिक भाषा है। यह चीन और रूस के मध्य स्थित है। इस देश में भारत का काफी प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे यहाँ के लोग संस्कृत में नाम रखते हैं और यहाँ आयुर्वेद का भी बहुत प्रचलन है। यह सप्ताह और माहों के नाम से भी मिलते जुलते हैं।
यह स्थान चंगेज खां के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है एशिया में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया, जो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के संदर्भ में तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमा यूरोप से मिलती है। विश्व के कुल भूभाग का 3/भाग या 30% एशिया में है और इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। विश्व की 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन और भारत एशिया के ही भाग हैं, जो पहले नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर है ब्राजील। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण अमेरिका के मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैले हुए इस संघीय गणराज्य की तटरेखा 7,491 किलोमीटर है। यहाँ के बड़े क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं, जैसे कि अमेजन वर्षा वन, जो विश्व में सबसे बड़ी जैविक विविधता के लिए जाना जाता है। ये वन ब्राजील को विशिष्ट बनाते हैं क्योंकि इनका क्षेत्रफल दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग आविष्टित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर है गोदावरी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी अन्य प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम पश्चिम घाट में त्रंबक पहाड़ी से होता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसकी उपनदियों में प्रमुख प्राणहीनता इंद्रावती, मंजरा या महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। मानव के अधिकार को पहचान देने और उसके अधिकारों को ताकत देने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है साथी, जो सहायता केंद्र का नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम साथी है। जम्मू सेक्टर के CRPF महानिरीक्षक अभयवीर चौहान ने इसकी शुरुआत की। जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से हटकर अन्य शिविरों की तीर्थयात्रियों को सूचनाएं और सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं के अनुरूप यह ऐप मददगार साबित हो रहा है। इन यात्रियों के लिए पहले से ही मददगार नाम से सहायता केंद्र काम कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। इसका राइट आंसर नेपाल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारत और नेपाल ने अक्टूबर 2016 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए तथा दोनों की सीमा से होने वाले अनाधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए नई व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह समझौता किया गया। यह संधि 7 वर्षों तक लागू रहेगी और इसके अंतर्गत व्यापार केंद्रों की संख्या 22 से बढ़ाकर 26 कर दी गई। नए केंद्रों में महेशपुर, सिक्का, विश्व बाजार, लोखा, थाड़ी और गुलेरिया आदि सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में
शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इसका राइट आंसर है 132 पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। 18वें एशियाई खेल ने जकार्ता पलिमबांग 2018 के नाम से भी जाने जाते हैं। संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता जिसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पलिमबांग शहरों में किया गया था। इसमें 45 प्रतिभागी देशों ने भाग लिया। पहली बार ई स्पोर्ट्स तथा कैनोए पोलो को भी प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया है। चीन सर्वाधिक 132 स्वर्ण, 92 रजत तथा 65 कांस्य प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है और अधिवेशन छुट्टियों को छोड़कर सदैव सत्र में होता है। इसके प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर बीज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय बीज में परिवर्तित होता है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन त्रिशल्य प्रकार का, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में निषेचन द्विशल्य होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। सब पूछा गया क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरिसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। इसका राइट आंसर पारे की वाष्प होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरिसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें पारों की वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। पारा या मरकरी आवर्त सारणी के ब्लॉक का अंतिम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। यह एकमात्र प्राकृतिक धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पारे का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर तथा अन्य मापकरणों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जाइलम कहा जाता है ऊतक को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। यह पौधे का काष्ठी भाग होता है। जाइलम मुख्यतः रूप से वाहिनीय ट्रैकेड वाहिम, जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर रेशों से मिलकर बना होता है। जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है। यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक की वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। पुनरुत्पादक बीज आलू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। आलू एक पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा है। आलू वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से तना है। इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। आलू में मुख्य पौष्टिक तत्व स्टार्च होता है। इसमें कुछ मात्रा में उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन भी होते हैं। आलू और सोडा, पोटास, विटामिन A व D भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आलू में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यहाँ आंतों की विषाक्तता, गुर्दे की पथरी, ड्रॉप्सी, स्कर्वी आदि रोगों के इलाज में उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला सिंथेटिक फाइबर था। यह कौन सा है? इसका राइट आंसर है नायलॉन, जो यह पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। नायलॉन प्राय कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया प्रथम पूर्ण मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर था जो किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया था। नायलॉन एक छोटे कार्बनिक अणुओं की बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है।
यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह CONH2 प्रत्येक इकाई पर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक फिलोसफिक जलोजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बढ़ते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस कारण विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक व कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पूछा गया रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक नंदन नीलकणी जो इसमें पूछा है पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा GST की सिफारिश की गई थी। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, भारत के पहले साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में किया गया था। लोग अब शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। IT से संबंधित सभी मामले यहीं दर्ज होते हैं। IT एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण, सभी मुकदमों की विवेचना और आरोप पत्र दाखिल करने का काम साइबर पुलिस द्वारा किया जाएगा। यह पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के आदेशों के पालन में स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य को निर्देशित किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।